हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। इसमें हम पुर्तगीज के बारे में पढ़ रहे हैं और इससे पहले मैंने 3-4 लेक्चर्स इस पे बना दिए हैं। आज उम्मीद है कि पुर्तगीज का कंसेप्ट है वो यहाँ पे आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे पुर्तगीज़ ने पहले गोवा अपने कैप्चर में लिया, उसके बाद जो आसपास की टेरिटरी हैं कैलिकट, मैंगलोर, ये सब जगह पे इन्होंने क्या किया, अपने पोर्ट्स हैं, एंट्री पोर्ट, फोर्ट्रेस और कंपनीज हैं वो सेटअप कर ली। अब कैसे इन्होंने बहादुर शाह को मारा, कैसे इन्होंने दमन और दीव पे कब्जा किया, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे इन्होंने हुगली पे कब्जा किया, मतलब वेस्ट बंगाल वाले रीजन में जो हुगली वाला एरिया है, तो वहाँ पे इन्होंने कैसा अपना होल्ड किया। तो कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एन इम्पीरियल फरमान सिरका, एक फरमान सिरका जिसका नाम था सिरका, इम्पीरियल स्टैंड फॉर द बिग किंग ने एक फरमान जारी किया, एक आदेश जारी किया 1579 में। द पोर्तुगीज हैड सेटल डाउन ऑन द रिवर ऑफ बैंक विच वाज ए शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सतगांव इन द बंगाल टू कैरी ऑन देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। मतलब एक फरमान जारी किया गया, उसके तहत सतगांव बंगाल में एक जगह है, वहाँ पे ये अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो करने लगे। कहते हैं कि जैसे भी टाइम पास हुआ ओवर द ईयर्स स्ट्रेंथन देयर पोजीशन बाय कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स। ठीक है, फिर क्या किया इन्होंने, बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दिया। और माइग्रेशन ऑफ द ट्रेड फ्रॉम द सतगांव टू न्यू पोर्ट नोन एज हुगली, फिर क्या गया, सतगांव से ये शिफ्ट हो गए कहाँ पे, हुगली में, और वहाँ पे इन्होंने मोनोपोली करनी शुरू कर दी, किसकी, साल्ट में, और कस्टम हाउस बनाने, मतलब कि ड्यूटी लगाने लगे साल्ट के ऊपर। और जो स्ट्रिक्ट ड्यूटी है टोबैको के ऊपर लगाई इन्होंने, क्योंकि टोबैको भी ये लेके आए थे प्लांटेशन क्रॉप में, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था टोबैको प्लांट को। अब धीरे धीरे क्या करा कि पोर्तुगीज ने सिर्फ पैसा ही नहीं बनाया एज ए ट्रेडर, बट इन्होंने क्या, एक क्रूवल स्लेव ट्रेड बाय परचेजिंग और सीजिंग हिंदू एंड मुस्लिम चिल्ड्रन हुम बाय दे बोट अप एज अ क्रिश्चियन। ये इतने गंदे थे, जो स्लेवरी का कंसेप्ट इंडिया में नहीं था, स्लेवरी का कंसेप्ट यूरोपियन लोग लेके आए थे। क्या किया, मुस्लिम को ये देख के बिल्कुल खुश नहीं थे, मुस्लिम को प्रोसिक्यूट करते थे, हिंदुओं को भी करते थे, और क्या करते थे, या तो उनको क्रिश्चियन बना लेते थे, जो नहीं बनते थे उनको एज ए स्लेव, मतलब बच्चे, औरतें, उनको स्लेव बनाया, और इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इनसे लेबर का काम करवाना शुरू कर दिया। तो स्लेवरी प्रथा है जो इंडिया के अंदर, वो यूरोपियंस लेके आए थे। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ देयर नेफ्रेसिस एक्टिविटी दे सीज 2 स्लेव गर्ल ऑफ द मुमताज महल। मैंने आपको बताया था ना, शाहजहाँ के साथ इनके जो सिस्टम है, इनके जो रिलेशन है वो क्यों ख़राब हुआ था, कि अब देख लो कि एक मुग़ल एम्परर की जो लड़कियां हैं वो भी इन्होंने क्या कर दी, स्लेव बना ली। फिर कहता है कि जून 1632 में मुग़ल सीज ऑफ हुगली बिगेन एंडिंग इट्स कैप्चर 3 मंथ लेटर। अब ऑब्वियस ही बात है कि राजा के मतलब जो बच्चे थे या बच्चियां थी, स्लेव गर्ल थे, जो इनका हरम होता है वहाँ पे, तो वो भी इन्होंने कैप्चर कर ली। अब उस चीज़ को छुड़वाने के लिए शाहजहाँ को आया गुस्सा और इन्होंने इन पे अटैक करना शुरू कर दिया। ठीक है, और 3 महीने बाद इनसे हुगली ले ली। शाहजहाँ ने ऑर्डर दिया कि बंगाल ऑफ गवर्नर, उस टाइम बंगाल का गवर्नर कौन था, कासिम खान था, कि इनके अगेंस्ट है वो एक्शन लिया जाए, पोर्तुगीज के अगेंस्ट, और इनसे हुगली है वो सीज कर लो। फाइनली लेड टू द पोर्तुगीज फ्लिंग, और ऐसा हुआ कि जब शाहजहाँ ने इन पे अटैक किया कासिम खान ने, तो ये लोग वहाँ से भागे। The Mughals suffered a loss of 1000 men but also took 400 prisoner to आगरा। भी मुस्लिम्स की जो आर्मी के, ये लगा लो कि 1000 आदमी मारे गए, लेकिन ये 400 बंदी भी बना लाए। प्रिजनर वर ऑफर्ड द ऑप्शन टू कन्वर्ट द इस्लाम। अब इन्होंने भी, मुगलों ने भी उल्टा खेल शुरू कर दिया, भी आप या तो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ या हमारे दास बने रह जाओ। प्रोसिक्यूशन ऑफ द क्रिश्चियन कंटिन्यू फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डाइड डाउन ग्रेजुअली, और धीरे धीरे ये है जो चीज़ें हैं वो ख़त्म होती गई। अब कहता है कि डिक्लाइन के क्या कारण थे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि होल्ड कैसे हुआ, कि वीक पॉइंट इंडिया की तरफ से क्या था। अब मैं बता रही हूँ आपको कि इनका डिक्लाइन क्यों हुआ। कहता है कि 18वीं शताब्दी आते हुए इंडिया में जो पोर्तुगीज़ हैं उन्होंने अपना जो पावर है, कमर्शियल जो इन्फ्लुएंस है वो लॉस्ट कर दिया था, और कुछ ही ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ इनकी रह गई थी,
और बहुत सारे लोगों ने पायरेसी का काम करना शुरू कर दिया, लूटपाट का काम शुरू कर दिया, जो पहले से भी करते थे। अगर हुगली की बात करें, यूज बाय सम पोर्तुगीज एज अ पायरेसी बेस के रूप में भी इन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि ये चाहते थे कि ना तो अरब रहे, ना कोई अदर ट्रेडर रहे, और ना ब्रिटिशर्स आए, तो यही पायरेट का काम करने लगे, मतलब कि लूटपाट का काम करने लगे। हुगली जो में बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखा देती हूँ। ये हमारा इंडिया है, ठीक है। मैं इसको जूम आउट करती हूँ मैप को। जहाँ मेरा कर्जर है, ये क्या है, हमारा बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारा वेस्ट बंगाल है जहाँ मेरा कर्जर है। तो ये जो एरिया जहाँ पे मेरा कर्जर घूम रहा है, तो यहाँ पे क्या था, इन्होंने पायरेट्स का काम करना शुरू कर दिया, कि मतलब लूटपाट करने लगे यहाँ इस एरिया में, पानी वाले एरिया में, ठीक है। द डिक्लाइन ऑफ द पोर्तुगीज वाज बोट अबाउट द सेवरल फैक्टर। भी कौन कौन से फैक्टर थे इनका डिक्लाइन किस वजह से हुआ, तो वो हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले तो लोकल एडवांटेज गेन बाय द पोर्तुगीज इन इंडिया वर रिड्यूस। भी ऑब्वियस सी बात, आपने जो लोकल एडवांटेज ली थी, लोकल राजाओं के साथ भी आपकी दुश्मनी हो गई, ठीक है। वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके साथ भी आपकी, क्योंकि आपने धर्म रिलीजन कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, प्रोसिक्यूशन करना शुरू कर दिया, अपनी मनमानी डिक्टेटरशिप चलाने लग गए। और पावरफुल डायनेस्टी है वो उभर के आई इजिप्ट के अंदर, पर्शिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर। और कुछ ये लगा लो हमारे मराठाज भी हैं, वो भी क्या हो गए थे, वो भी अब उनका भी क्या कहते हैं रेज है वो शुरू हो गया था। और मराठा ने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया सालसट्टे और बसीन। जो आपको याद है कि बसीन वाला एरिया है, वो बहादुर शाह से इन्होंने लिया था। बहादुर शाह ने जब कहा था ना कि हुमायूं से मेरी जान बचाओ, तो मैं तुम्हें बसीन वाला एरिया दे दूंगा, तो मराठाओं ने इनसे कैप्चर कर लिया। क्योंकि मराठा भी गोरोइला वारफेयर में एक्टिव थे, वो भी लूटपाट करने में माहिर थे। उनकी आर्मी में ऐसे लोग होते थे जो इस तरह का मतलब पेमेंट सिस्टम पे काम करते थे, ठीक है। द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द पोर्तुगीज सच एज द एक्टिविटीज ऑफ द जीसस गेव राइज टू पॉलिटिकल फियर। और क्या किया इन्होंने, जो रिलीजियस पॉलिसी मैंने आपको बताया था कि इससे क्या होगा, लोगों में पॉलिटिकल फियर हो गया। भी अगर ये लोग सब जगह आ जाएंगे तो तुम्हारा रिलीजन कन्वर्ट कर देंगे, तो तुम्हें जीने ही नहीं देंगे। और दूसरी पर ये स्लेव बना लेते थे, ठीक है। और मुस्लिम के प्रति इनका जो नेगेटिव रवैया था, वो भी इनके एक लॉस का कारण बनता है, रिजेंटमेंट का कारण बनता है। और फिर दूसरा ये पायरेसी का काम करते थे, डिसऑनेस्ट थे, इनके पे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था। फिर कहता ब्राज़ील की तरफ ये लोग डाइवर्ट हो गए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि स्पेन और पुर्तगाल के बीच में ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलास होती है, और स्पेन वेस्ट की तरफ मूव करता है, पुर्तगाल ईस्ट की तरफ मूव करता है। मैं आपको फिर से मैप में दिखा देती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था, देखो ये है मेरा कर्जर, यहाँ पे स्पेन और पुर्तगाल है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अटलांटिक ओशियन में, कहाँ पे, अटलांटिक ओशियन में कौन सा आइलैंड था, ये देखो, ये था केप वर्डे आइलैंड। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलास हुई थी, और इसमें क्या कहा गया था कि स्पेन तो वेस्ट की तरफ मूव करेगा, जो वेस्ट में मिलेगा वो स्पेन का, और जो ईस्ट में मिलेगा वो किसका होगा, वो पोर्तुगल का होगा। तो जैसे स्पेन वालों को ब्राज़ील मिला, तो ये उस तरफ शिफ्ट हो गए। तो धीरे धीरे पोर्तुगीज का भी ध्यान उस तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे इनके लिए अब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहा था। इन्होंने अति इतनी कर दी थी कि ये अब ट्रेड करने लायक नहीं बचे थे। अब दो किंगडम है वो यूनियन होगी इनकी, किनकी, स्पेन और पोर्तुगल की, 1580 और 81 में। ड्रैगिंग स्मॉलर किंगडम इनटू स्पेन वॉर्स विद इंग्लैंड एंड होलैंड डेडली अफेक्टेड पोर्तुगीज मोनोपोली ट्रेड इन इंडिया। अब देखो, थोड़ा सा समझने की बात है, आप यहाँ समझो। देखो ये स्पेन और पोर्तुगल है, ठीक है। ये लोग इंडिया आते हैं, पोर्तुगल इंडिया आता है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया में आती है। होता क्या है, मैंने आपको बताया कि स्पेन वेस्ट की तरफ मूव करता है, पोर्तुगल ईस्ट की तरफ मूव करते हैं। इधर से क्या होता है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ जाती है। अब जो स्पेन को कॉलोनीज मिली, जो एरिया मिली जहाँ पे स्पेन ने ऑक्यूपाई किया, तो यहाँ पे इनका क्या हो जाता है, आपस में वॉर छिड़ जाता है। किसका, जो यूके था, ब्रिटेन था। ये देखो जहाँ मेरा कर्जर है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है यूनाइटेड किंगडम और ये है स्पेन और पोर्तुगल। अब ये यहाँ पे एक दूसरे के एंटी हो रखे थे। मैंने आपको बताया था ना कि पोर्तुगीज चाहते ही नहीं थे कि ब्रिटिशर्स एंट्री करें इंडिया के अंदर, तो इनका यूरोप में भी वो चल रहा था,
कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो स्पेन और पुर्तगाल यूनाइटेड हो जाते हैं किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। तो ऑब्वियस सी बात है ये यहाँ पे भी लड़ रहे थे और ये इंडिया में भी लड़ रहे थे, इसलिए जो छोटी छोटी कॉलोनी हैं उनके लिए आपस में फाइट कर रहे थे। ये बात समझ में आ गई आपको। तो इस तरीके से जब ये उधर यूरोप में लड़ रहे थे ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि पोर्तुगीज ट्रेडर इंडिया में भी थे और ब्रिटिश वाले ट्रेडर भी इंडिया में थे, तो यहाँ पे भी इनकी क्या होगी, दुश्मनी होगी। ऑब्वियस सी बात है कि कहीं और नहीं बन रही तो यहाँ कैसे बनेगी। और इस तरह से जो अर्ली नॉलेज थी इनकी, मोनोपोली ऑफ द सी रूट और इंडिया हेल्ड बाय द पोर्तुगीज कुड नॉट रिमेन द सीक्रेट। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया था कि जब ये आते हैं, ब्रिटिशर्स आते हैं, तो ब्रिटिशर्स हरा देते हैं किनको, पोर्तुगीज की नेवी को। तो इसका मतलब ये था कि इनकी नॉलेज है वो ब्रिटिशर्स की नॉलेज से थोड़ी सी इन्फीरियर होगी। ब्रिटिशर्स हैं वो थोड़े और सुपीरियर निकले। तो अब ये नॉलेज भी छुपी नहीं रही, सब धीरे धीरे करके आने लगे ना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने लगे। ऑब्वियस सी बात है कि जब क्या होता है, आपने कोई चीज़ बनाई और उसको कैसे बनाया, उसका जो पाथ है वो जब सबके सामने आ जाता है तो सारे अपने अपने लेवल पे ट्राई करते हैं, और जब एक बार रास्ता खुल जाता है तो उससे बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से ब्रिटिशर्स ने बेस्ट करने की कोशिश करी। लर्निंग स्किल्स की जो नेविगेशन की थी वो इनकी ज़्यादा थी, किनकी, ब्रिटिशर्स की, एज कम्पेयर टू पोर्तुगीज़। तो ये जो कुछ कारण थे जिनकी वजह से पोर्तुगीज़ का डिक्लाइन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो दे रखा है, ये थोड़ा सा समरी हम कर लेते हैं कि पोर्तुगीज़ का रेज एंड फॉल कैसे हुआ। मैंने आपको बताया था कि 1498 में वास्को डी गामा आते हैं, कहाँ पे आते हैं, कालीकट में आते हैं। जमोरियन वहाँ का राजा था। 1503 में इन्होंने फर्स्ट पोर्तुगीज फोर्ट बनाया कोचीन में। 1505 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेकंड फोर्ट एट द कैनोर, कैनोर में दूसरा फोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, याद करनी है। पहला फोर्ट कहाँ बनाया, कोचीन में। दूसरा फोर्ट कहाँ बनाया, कैनोर में। ठीक है, और 1509 में इजिप्ट को क्या हुआ कि डिफीट ऑफ द कंबाइंड फ्लीट, मतलब गुजरात और इजिप्ट को हरा के इन्होंने क्या किया, सुल्तान ऑफ बीजापुर से 1510 में गोवा ले लिया। 1530 में गोवा को इन्होंने क्या कर दिया, पोर्तुगीज की कैपिटल बना ली। 1535 में दीव को इसमें जोड़ लिया। फिर 1559 में क्या किया, दमन को कैप्चर कर लिया। और 96 में क्या किया, पोर्तुगीज बाई डच फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे भी पहुँच गई है। और 1612 में सूरत का लॉस हो गया इंग्लिश से, मतलब कि लॉस ऑफ सूरत टू द इंग्लिश, कि भाई 1612 में जो सूरत इनके कब्जे में था वो कहाँ चला गया, अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। 1663 में डच विन ऑल पोर्तुगीज फोर्ट ऑन द मालाबार कोस्ट ओसेट द पोर्तुगीज। डचों ने क्या कर लिया, पोर्तुगीज पे कब्जा कर लिया और मालाबार कोस्ट पे जितनी भी ऑक्यूपेशन थी वो डचों ने ले ली। तो इस तरीके से पुर्तगालियों का है वो हो जाता है, एंड हो जाता है। ठीक है जी। अब क्या होता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्तुगीज भी, सिग्निफिकेंस क्या रहा, अगर हिस्ट्री ऑफ पॉइंट व्यू से देखें, इंडिया के पॉइंट से देखें तो क्या सिग्निफिकेंस है हमारे लिए। कहते हैं कि बहुत सारे हिस्टोरियन मोस्ट ऑफ ऑब्जर्व, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कमिंग ऑफ द पोर्तुगीज नॉट ओनली इनिशिएटेड माइट इट बी कॉल्ड द यूरोपियन एरिया, कि इसको आप इनिशिएशन के नहीं कह सकते, इसको यूरोपियन ईरा भी बोल सकते हो। ऑब्वियस सी बात है ना, 200 साल के आसपास तो ये भी रहे हैं, 100-200 साल के आसपास। तो इट मार्क द एमरजेंस ऑफ द नेवल पावर, और ये क्या लेके आई, नेवल पावर लेके आई, कि कैसे, क्योंकि आपको याद है ना फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने कार्टरेज जो पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी है वो स्टार्ट करी थी, और इन्होंने ही सबसे पहले नेवी टेक्निक्स और ये जो कैसे नेविगेशन करेंगे शिप की सी में, ठीक है, मास्टरी थी इनको। द चोल among others has been naval power but it was now for the first time the foreign power came to India। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंडिया में जो चोलास थे, चोला की जो किंगडम था, उन राजाओं के पास भी क्या थी, नेवल पावर थी। और लेकिन फॉरेन की बात करें तो ये पहले थे जो हमारे यहाँ नेवल पावर के साथ आए थे। पोर्तुगीज के अपने शिप में मैंने आपको बताया था ना, गोला बारूद, मिसाइल्स वगैरह, कैनन वगैरह लेके आते थे, और इससे इन्होंने क्या हुआ, इसी के दम पे इन्होंने गेनिंग करी मोनोपोली ट्रेड के ऊपर, थ्रेट देके कि भी हम आपकी तहस नहस कर देंगे चीज़ों को, शिप को उड़ा देंगे, आग लगा देंगे, इस तरह से। और इन्होंने कहा कि हम किसी का रूल नहीं मानेंगे, सिर्फ अपना रूल मानेंगे। तो ये भी एक इनका वो बना, जाने का कारण बना। और इन्होंने क्या किया, ओशियन, इंडियन ओशियन में ट्रेडिंग सिस्टम है वो कार्टरेज सिस्टम लागू किया। मालाबार कोस्ट की बात करें 16वीं शताब्दी में पोर्तुगीज शोड अ मिलिट्री इनोवेशन इन देयर यूज बाय बॉडी आर्मर
और मतलब वो गन लेके चलते हैं ना, मिसाइल टाइप सी, तो छोटे छोटे गोला बारूद गन लाने शुरू कर दिए इन्होंने शिप्स पे। पोर्तुगीज में हैव अ कंट्रीब्यूटेड एग्जांपल ऑफ मुगल टू यूज ऑफ अ फील्ड ऑफ गन्स, भी कैसे आपको गन यूज करना है फील्ड में, बैटल फील्ड में। और मिलिट्री कंट्रीब्यूशन भी इनका रहा ऑफशोर में। ड्रिलिंग की एक्टिविटी भी ये करने लगे। इन्फेंट्री मतलब कि इन्होंने वो सेना रखनी शुरू कर दी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। फिर धीरे धीरे क्या होता है, द प्रैक्टिस वाज अडोप्टेड बाय द फ्रेंच एंड द इंग्लिश, लेटर टेकन अप बाय द मराठाज, और बाद में जो मराठा और सिखों ने भी ये चीज़ें हैं वो अपनी आर्मी के अंदर अपनाई। कहता कि पोर्तुगीज हैं वो मास्टर थे इम्प्रूव टेक्निक ये लेके आए। मल्टी डेक्ड शिप लेके, एक तो सिम जैसे होता है ना डबल स्टोरी शिप इनके पास होती थी, डबल और ट्रिपल हैवी कंस्ट्रक्टेड होती थी क्योंकि इनकी अच्छा डिज़ाइन था। और अटलांटिक ओशन से होके आना और फिर मानसून को फेस करना, तो इसके लिए आपकी शिप है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए क्योंकि समुद्र में क्या होता है, ज्वार भाटा आता रहता है, कभी तूफान आ गए, कभी मानसून आ गया, तो इन चीज़ों के लिए आपकी जो शिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि आपका जो सामान है ट्रेड का वो सेफली आप पहुंचा सको और वो सेफ रहे। फिर कहता है कि जो पोर्तुगीज स्किल एट द ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने क्या किया, अपना है वो कंसोलिडेट किया पावर को। रॉयल आर्सेनल लेके आए, डॉकयार्ड सिस्टम हो गया इनका, और मेंटेनेंस करने लगे, पायलट्स वगैरह रखने लगे, मैपिंग होने लगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और मुगल और मराठाओं ने भी इनसे सीखा। बट मोर सर्टेन हायर्स ऑफ द नॉलेज वर यूरोपियंस, स्पेशली द डच इंग्लिश इन एशिया, और इससे भी ज़्यादा किसने सीखा, ब्रिटिशर्स ने और डचों ने सीखा। मतलब कि पोर्तुगीज इंडिया पे भारी रहे, इंडियन लोकल रूलर्स पे, इनके ऊपर भारी रहे। फिर डच और इंग्लिश, डचों के ऊपर भारी रहे फ्रांसीसी, और सबके ऊपर भारी रहे अंग्रेज, ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और अगर हम रिलीजियस पॉलिसी की बात करें तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि इनका एक ही मोटो था कि क्रिश्चियनिटी को फैला देना है। और ये कुछ आर्ट फॉर्म भी लेके आए, जैसे कि सुनार का, लोहार का काम भी इन्होंने किया गोवा के अंदर, और भाई अच्छा काम भी किया, ऐसी बात नहीं है। सती प्रथा जो सबसे मेन था, सती प्रथा को अबोलिश किया इन्होंने। वुड का काम किया, नई नई प्लांटेशन क्रॉप लेके आए, पेंटिंग वगैरह का भी कारीगरी करते थे। आर्किटेक्चर प्लान इनका भी काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे हमारा डच वो जो पोर्तुगीज हैं वो ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे डच। अगर आप चाहते हो कि मैं आगे कंटिन्यू करूँ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इससे पहले के लेक्चर कैसे लगे। तो हम कोशिश करेंगे पूरी स्पेक्ट्रम बुक है वो अच्छे से मैं आपको करा दूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो जब आप पढ़ें, खुद से पढ़ें तो।